अगर कोई लोन पे रेजोनेंस करता है तो वो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का जो आइडियल एंगल होता है भाई वो कितना होता है, जब रेजोनेंस होती है तो वहां पे क्या आने लग जाता है। तो ये अगर ग्रुप बड़ा होगा तो ये इस ग्रुप को क्या करेगा, जब आपका एल्डिहाइड रिड्यूस होता है तो हमको क्या मिलता है, जब भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा। अगर मैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड फिजन करता हूं तो उस केस में मेरे को क्या मिलता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में अगर मैं पानी डाल देता हूं तो सीधा सीधा मुझे क्या मिलता है, ये पानी है, प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, ईथर को पानी में नहलाओगे तो अल्कोहल बन के बाहर आता है। सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भी होंगे। जैसे निखिल सर आज हम लेके आए माइंड मैप्स के अंदर आपका नेक्स्ट चैप्टर दैट इज अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अब हम लोग काफी हद तक जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं। 11th के सारे चैप्टर्स कवर हो चुके हैं। हेलो एल्केन्स, हेलोरीन्स हो चुका है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो चुका है एंड हियर वी आर टुवर्ड्स वन ऑफ द लास्ट चैप्टर्स जिसमें हम लोग अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स को कवर करेंगे। मैं एक बात बोलूंगा कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स और इसके बाद का एल्डिहाइड कीटोन्स ये ऐसे टॉपिक्स है जिसके बाद काफी हद तक हमारे नए रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे एंड देन इट विल बी मोर अबाउट द रेपिटेशन। हाँ, आज की क्लास में भी कुछ आपको रेपिटेटिव रिएक्शंस दिखेंगे जैसे कि हमने हेलो एल्केन्स में करे होंगे, कुछ हमने हाइड्रोकार्बन्स में करे होंगे एंड कुछ जीओसी का एप्लीकेशन भी आपको इसके अंदर दिखेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। यस, इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो हम लोग वही देखेंगे क्या है इसके अंदर। मेन बात अगर मैं बताऊं, मान लीजिए ये हमारे पास वाटर है तो दिस इज वाटर दैट इज H2O। यार अगर मैं वाटर के अंदर से हाइड्रोजन की जगह पे अगर मैं लगा देता हूं इसको R ग्रुप से रिप्लेस कर दूं, तो R ग्रुप से अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ROH। दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली योर अल्कोहल। ठीक है, तो मतलब पानी के अंदर अगर मैं H हटा दूं और R लगा दूं तो मेरे पास अल्कोहल आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसी को रिप्लेस कर देता एक बेंजीन रिंग से तो मेरे पास क्या आ जाता, मेरे पास H की जगह पे बेंजीन रिंग है और साथ में OH लगा होता। इसको मैं क्या बोलूंगा, दिस विल बी कॉल्ड एज फिनॉल, जो हमारे चैप्टर का सेकंड पार्ट है। और अगर मैं ऐसा करूं कि भाई जो तीनों पार्ट्स हैं, इस हाइड्रोजन को भी और इस हाइड्रोजन को भी, अगर मैं इन दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं R ग्रुप से या R प्राइम से भी कर सकते हो, और एंड R प्राइम से, मर्जी आपकी है। तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ROR प्राइम। इसको मैं प्यार से बोलूंगा ईथर। तो ये हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। आइडिया ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि ये सबके सब डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर हैं। कहने का मतलब ये कि इसीलिए इनको बोला जाता है डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर, कि पानी के अंदर से ही तो डिराइव हो रहे हैं, डेरिवेटिव मतलब जिससे निकल रहे हैं, तो डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। तो तीनों के तीनों आपके पानी से डिराइव होते हैं, इसलिए इनका नाम इनको डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर कहा जाता है। तो हम लोग इस चैप्टर को इस पार्ट में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको अल्कोहल्स पूरा कवर करवाऊंगा, अल्कोहल्स करने के बाद हम लोग फिनॉल्स पे जाएंगे, फिनॉल्स करने के बाद हम लोग ईथर्स पे जाएंगे, और उसी साइज में भी चैप्टर है, सबसे बड़ा फिर थोड़ा छोटा फिर सबसे छोटा। यस, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं विद द स्ट्रक्चर्स। तो यहां पे सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर का आइडिया ले लेते हैं। ये डेटा आपका एनसीईआरटी से है। अगर आप देखोगे इन जनरल इस ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ये जो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकालोगे तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर माने 4, 4 मतलब sp3। और अगर कोई sp3 हाइब्रिडाइज होता है तो हम इतना जानते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे आइडियल एंगल कितना होता है, आइडियल एंगल होता है 109 डिग्री और 28 मिनट। यस, पर इसका एंगल कितना आ रहा है, चेक करो जरा, इसका थोड़ा सा कम आ रहा है ना, ये थोड़ा सा कम हो रहा है। क्यों कम हो गया, क्योंकि इसको क्या मिल रहा है, इन दोनों की तरफ से आपको मिल रहा है लोन पेयर रिपल्शन। तो लोन पेयर रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा दब जाता है। तो जो एंगल 109 का होना चाहिए था 28 मिनट का, वो गिर के 108.9 पे आ जाता है। तो ये आई थिंक तुम लोग समझ रहे हो। तो अल्कोहल्स के अंदर बाकी बॉन्ड लेंथ नॉर्मल जो आपकी होनी चाहिए दैट इज द बॉन्ड लेंथ, बट हाँ यहां पे ध्यान रखना है एंगल थोड़ा सा कम होता है। वही बात, तो वही चीज यहां लिखी हुई है, बॉन्ड एंगल इन डिक्रीज बिकॉज ऑफ रिपल्शन ऑफ लोन पेयर। ठीक है, आगे बात करूं अगर मैं, दिस इज फिनॉल। अब फिनॉल में जब आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, और ये बड़ी खतरनाक चीज भी है, वो है कि भाई देखो फिनॉल में क्या होता है, आपके पास यहां पे इस तरह से बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ इसके ऑक्सीजन का क्या होगा, इस ऑक्सीजन का रेजोनेंस होएगा लोन पेयर का। और अगर कोई लोन पेयर रेजोनेंस करता है तो वो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। तो देयरफॉर अब की बारी यहां पे हमारे पास क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड है और आपके पास एक लोन पेयर है, माने 3 माने sp2 हाइब्रिडाइज।
तो यहां पे आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन आनी चाहिए, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का जो आइडियल एंगल होता है भाई वो कितना आता है, वो होता है 120 डिग्री। एंगल अगर चेक करोगे तो 109 के आसपास आ रहा है। क्यों? अगेन द रीजन इज ड्यू टू लोन पे रिपल्शन। तो एक आपका जो एंगल यहां पे इसके ध्यान रखना है, इसमें क्या हो रहा है, लोन पेयर रिपल्शन की वजह से आपका जो एंगल है वो क्या हो जाता है, कम आ जाता है। जितना आइडियल होना चाहिए उससे कम हो जाता है। एक तो ये, दूसरा एक और चीज हो जाती है इसमें, वो भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्योंकि रेजोनेंस हो रही है। जब रेजोनेंस होती है तो वहां पे क्या आने लग जाता है सर, यहां पे आने लग जाता है डबल बॉन्ड करेक्टर। और अगर आपके पास डबल बॉन्ड करेक्टर आने लग गया है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से सिंगल बॉन्ड की लेंथ सबसे ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की लेंथ थोड़ी कम होती है। तो आप अगर बॉन्ड लेंथ देखोगे ना, यहां पे 136 पिकोमीटर के आसपास आ रही है, वेयरएस अल्कोहल्स में यही लेंथ 142 आ रही थी। तो मतलब यहां पे क्या हुआ, बॉन्ड लेंथ भी आपकी डिक्रीज हो गई। तो ये बॉन्ड लेंथ डिक्रीज क्यों हो रही है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड करेक्टर, जो कि हाइब्रिड उसकी रेजोनेंस की वजह से आ रहा है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके मैंने यहां पे लिख दिए हैं। दैट इज रीजन फॉर बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ, एंगल एंड लेंथ, एक तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, दूसरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये अगर आपको क्लियर हो गया है तो अब आते हैं ईथर्स के ऊपर। ईथर्स में अगर आप देखोगे, अगेन हाइब्रिडाइजेशन इज लाइक अल्कोहल्स, दैट इज sp3। अगर आप चेक करोगे तो ये आपकी sp3 आ रही है। इसका अगर मैं आइडियल एंगल देखूं तो जो आइडियल एंगल होना चाहिए था दैट शुड बी 109 डिग्री 28 मिनट का। बट ध्यान रखना है, यहां पे एंगल थोड़ा सा खुल जाता है। सर क्या यहां लोन पे रिपल्शन नहीं हो रही? हो रही है, लेकिन उससे भी मेजर फैक्टर है आपके बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप्स, जिनके बीच में क्या होती है, स्टेरिक रिपल्शन होती है। तो यहां पे ऊपर से लोन पेयर थोड़ी सी रिपल्शन लगा रहा है, लेकिन ये बड़े बड़े ग्रुप है, और बड़े बड़े ग्रुप जो होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, ये हमारे पास है, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर मान लो इसी तरह का है। तो ये अगर ग्रुप बड़ा होगा तो ये इस ग्रुप को क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा, तो ये खुलना चाहेगा आपका स्ट्रक्चर। तो यहां पे क्या होने लग जाता है, ये लोन पे रिपल्शन है फैक्टर, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टेरिक रिपल्शन, क्योंकि बड़े ग्रुप्स होते हैं तो ये इसको खोलना चाहते हैं। इनफैक्ट अगर मैं और बड़ा ग्रुप ले लेता, जैसे ये बहुत बड़े बड़े ग्रुप ले लिए, इससे देखो जरा कितना एंगल खुल रहा है, 128 डिग्री पे एंगल खुल रहा है। तो मतलब ईथर्स में जितने बड़े बड़े ग्रुप्स लगे होंगे दोनों साइड पे, अल्काइल ग्रुप्स जितने बड़े होंगे उतना रिपल्शन ज्यादा होंगे, उतना एंगल आपका खुल जाएगा। तो ये आई होप आपको क्लियर है। तो एंगल इज ग्रेटर बिकॉज ऑफ बल्कि अल्काइल ग्रुप्स। आई थिंक ये क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक है, अब आते हैं प्रेपरेशन मेथड्स के ऊपर कि इसको हम लोग किस किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो आपके पास तीन तरीके प्रिपेयर करने के, तीन आपके एल्कीन्स के थ्रू। ये मेथड्स ऑलरेडी हम लोग हाइड्रोकार्बन्स में देख के आ चुके हैं, तो सिमिलर मेथड है। जल्दी से वह क्रिस्मस को देखते हैं। पहला है एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, फिर हम लोग देखेंगे HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, फिर हम लोग देखेंगे OMDM दैट इज ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। अगर मैं बात करूं एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन की, तो मेरे पास क्या रहता है, रिएजेंट इज H+ इन वाटर, या सीधा हाइड्रोनियम आयन भी वो दे सकता है। करना क्या होता है मैं सीधा सीधा बता देता हूं। पहले तो शॉर्टकट देख लो, आपको बॉन्ड ब्रेक करना है, बॉन्ड ब्रेक करके कार्बोकेटाइन बनाना है। आई थिंक दोनों तरफ बराबर ही बनता है। कार्बोकेटाइन बन गया, और जिधर से कार्बोकेटाइन बना दिया, ठीक है, उस तरफ आपको OH लगाना है। तो ये आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH2OH। ध्यान रखने वाली बात ये है कि दूसरी तरफ आपको HBr जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पे आप क्या कर दो, साथ में इसको ऐसा कर देते हैं, तरीका देखो, बॉन्ड तोड़ा, एक तरफ H एक तरफ OH, ये आई थिंक तुम्हें ज्यादा समझ आ जाएगा। तो यहां पे आपने H लगा दिया, यहां पे आपने OH लगा दिया। कायदे से इस तरह होता नहीं है, पर हाँ अभी प्रोडक्ट बनाने के लिए तो इजी हो जाएगा। बट ये होता कैसे है, ठीक है, कार्बोकेटाइन बना के OH लगाना होता है, मेन गेम ये है। अब ये मैं आपको मैकेनिज्म के थ्रू बताता हूं, क्योंकि ये मैकेनिज्म आपका एनसीईआरटी में दे रखा है। दिस इज लिटिल इंपॉर्टेंट। फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन। तो ये मान लीजिए आपके पास एल्कीन है, आपने क्या करा, पहले स्टेप में H+ के साथ इसकी प्रोटोनेशन होगी, तो इसके ऊपर अटैक करेगा। तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज दिस CH3। ये मान लो H इधर इधर जोड़ दिया, तो ये हमारे पास, ये इधर काम करता हूं, इधर जोड़ देता हूं H, तो CH3 इधर आ गया CH2+, तो ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब अगला है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन द कार्बोकेटाइन। तो ये कार्बोकेटाइन आपके पास बन गया। अब एक चीज सुन लो, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन बना है, तो कार्बोकेटाइन अगर रीअरेंज हो सके करवा देना, कैन रीअरेंज। यहां पे तो ऑप्शन नहीं है, पर अगर कर सकता था तो कराना रीअरेंज। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज हुआ। अब इसके बाद क्या है, इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर, तो वाटर के अंदर से अटैक कराना है आपको। तो वाटर इसके ऊपर अटैक करेगा,
तो प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा दैट विल लुक लाइक दिस। ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। लास्ट में क्या होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज इज अनस्टेबल, तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहल। तो ये लास्ट स्टेप आपका रहेगा CH2, यहां पे आया OH, यहां से आप क्या करेंगे H प्लस निकल जाएगा, तो ये H प्लस लीव कर जाएगा। जैसे H प्लस निकलेगा तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा CH3 CH2OH। ये हमने पूरे का पूरा जनरेशन कर दिया स्टेप बाय स्टेप। ये इसका मैकेनिज्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये पढ़ लो इसके बारे में। एल्कीन्स रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड विच एक्ट्स एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्यों है, क्योंकि स्टार्टिंग में H प्लस आपने ऐड किया, बाद में हमने इसको रिमूव कर दिया। In case of unsymmetric alkenes, addition takes place via in accordance with something called Markovnikov rule, जो कि बिल्कुल ही बकवास चीज है, एनसीईआरटी में दे रखी है इसलिए लिखवा दिया। बेसिकली होता क्या, मार्कोनिकोव रूल ये बोलता है कि जिस तरफ ज्यादा H प्लस है, जैसे यहां पे अगर हम लोग देखते हैं, यहां पे तो बराबरी मामला था, ठीक है। कल को ऐसा कुछ होगा, कल की मान लो CH3, इसको मैं ऐसा बना देता हूं, ये ऐसा बना देते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे पास 1 हाइड्रोजन था। रूल ये बोलता है कि जिस तरफ ज्यादा हाइड्रोजन है उस तरफ H लगा देना, जिस तरफ कम हाइड्रोजन है उस तरफ OH लगा देना। इसको मार्कोनिकोव रूल बोलते हैं, ठीक है। बट ये रूल बिल्कुल बकवास है, क्यों, क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है हमारे पास। हम लोग हमेशा किससे जज करेंगे, कार्बोकेटाइन से करेंगे, क्योंकि जैसे कार्बोकेटाइन जो होता है, कार्बोकेटाइन के अंदर से रीअरेंजमेंट का ऑप्शन है। अगर कल को कुछ रीअरेंज कर गया तो ये रूल बिल्कुल बकवास फेल हो जाता है। तो एनसीईआरटी उस चीज को मद्देनजर पता नहीं क्यों नहीं दिमाग में रख रही है। तो बस दिमाग में रखना, अगर कभी आ जाए स्टेटमेंट तो मार्कोनिकोव रूल लिख सकते हो, ऑप्शन होता है। बट अदरवाइज दिस रूल इज बिल्कुल यूजलेस, बिकॉज सब कुछ हम कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी से ही करेंगे, क्योंकि रियल में यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है। यस, तो ये हो गया पहला वाला। अगला करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब सुनना भाई ध्यान ना, अपने पास ये मेथड वैसे तो कर रखे हैं डिटेल में हमने पहले की क्लासेस में, फिर भी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, BH3 इन THF रहता है, सेकंड रिएजेंट OH इन H2O2 होता है। अपन को क्या दिमाग में रखना है, जो BH3 होता है ना, सुनो, BH3 से तुमको मिलता है H, और H2O2 से तुमको मिलेगा जो भी इसमें अंदर है OH। इस तरह से याद रखना, यहां से H प्लस से इमेजिन कर सकते हो ऐसे, तो यहां से OH, इस तरह से इमेजिन कर लो। ये ऐड करने हैं। ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये ना स्टेरिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन है, और अगर स्टेरिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन है तो यहां पे कम हिंड्रेंस होगी, ठीक है। ये होगा लेस डिग्री वाले पे, ठीक है, लेस डिग्री, एंड दिस विल बी मोर डिग्री। जैसे एग्जांपल दे देता हूं, क्लियर हो जाएगा। यहां पे हमारे पास है BH3TH, तो यहां से H ऐड करेंगे, यहां से OH ऐड करेंगे, तो यहां से OH, यहां से H। जहां कम भीड़ भाड़ है, यहां कम भीड़ भाड़ है यहाँ पे, तो यहां पे आप OH ऐड कर देंगे, और ये ज्यादा भीड़ भाड़ है, यहां पे आप H ऐड कर देंगे। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, प्रोडक्ट आपका ऐसे आ जाएगा CH3 CH2 CH2OH। ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें आ जाते हैं। BD3 तो यहां से D ऐड होगा, ठीक है, और यहां पे H2O2, तो यहां से भी आप फिर से क्या ऐड करेंगे, इनको चेंज कर देता हूं, इसको H2, इसको मैं T2 कर देता हूं, T2O2, तो यहां से ऐड क्या हो जाएगा, OT ऐड हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेराइटी लाता है क्वेश्चन में। तो ये बॉन्ड तोड़ेंगे, इस तरफ OT ऐड करेंगे, इस तरफ आप H ऐड करेंगे। हाँ, एक चीज और, ये सिन एडिशन होती है। सिन एडिशन का मतलब सेम साइड से आप ऐड करेंगे, तो प्रोडक्ट यहां पे जो आ जाएगा, इट विल लुक लाइक दिस। यहां पे आपने डी, अच्छा ये डी था, सॉरी, दिस इज ड्यूटेरियम, एंड यहां से आपने क्या ऐड कर दिया, यहां से आपने ऐड कर दिया OT, तो ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप उसमें भी कर सकते हो, सेम साइड से ऐड करना, इनफैक्ट वो ज्यादा बेटर होता। इसको H ऐसे ऐड कर दो, और इसको ऐसे OH ऐड कर दो, ताकि आपको इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी दिखती रहे, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। चलो, तो वही चीज लिखी हुई है, add H to the side with less hydrogen, add OH to the side with more hydrogen, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होती है ये वाली, क्योंकि उल्टी तरफ से ऐड हो रहा है, ठीक है। बट मोर इंपॉर्टेंट इज दिस इज बेसिकली स्टेरिकली ड्रिवन रिएक्शन। स्टेरिक हिंड्रेंस जहां कम होगी वहां पे आपका OH ऐड हो जाएगा। अगला आता है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, जिसको OMDM बोलते हैं। इसमें Hg होगा, साथ में वाटर, यहां से आपको OH ऐड कराना है, ठीक है। जो भी इसके अंदर होगा वहां से OH ऐड करेंगे। लास्ट में आपका सोडियम बोरोहाइड्रेट होगा, यहां से आप लोग हाइड्रोजन ऐड करेंगे। अब इसका जुगाड़ बड़ा सिंपल है, इसमें कोई कार्बोकेटाइन बनता नहीं है, पर जहां कार्बोकेटाइन बनता वहां पे आप OH को ऐड करेंगे। ये कहां ऐड होगा, जहां कार्बोकेटाइन अगर बनता तो स्टेबल होता, बनता तो स्टेबल होता, वहां पे आप इसको ऐड कर देंगे,
और आपका जो H है ये तो दूसरी तरफ ऐड होना ही है। क्वेश्चन के थ्रू बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास है, इसमें मुझे पता कार्बोकेटाइन कहां बनेगा। कार्बोकेटाइन अगर बनेगा तो हमारे पास वो कहां से आएगा, इस तरफ ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरफ हम लोग OH ऐड कर देंगे जो कि यहां से आ रहा है, और यहां से हाइड्रोजन ऐड हो रहा है वो इस तरफ ऐड हो जाएगा, तो यहां से आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे। दूसरी बात, ये एंटी एडिशन होता है, मतलब ये ऑपोजिट साइड से एडिशन होंगी तो एंटी प्रोडक्ट होता है। तो आपने वो देख भी लिया, ऑपोजिट साइड ऐड करना है। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 CH CH2, यहां पे आ गया आपका OH, यहां पे आ गया आपका H। तो दिस इज द प्रोडक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। इस पे आते हैं, यहां पे T2 हो तो यहां से OT ऐड करेंगे, यहां पे ड्यूटेरियम यहां से D ऐड करेंगे। प्रोडक्ट तोड़ो, कार्बोकेटाइन इस पोजीशन पे स्टेबल होता क्योंकि ये ज्यादा डिग्री का है, तो यहां पे आप ऐड कर दोगे OT, यहां पे आप ऐड कर दोगे D, तो प्रोडक्ट आ जाएगा आपकी बारी, दैट इज इधर आपका OT आ गया और इधर आपका ड्यूटेरियम आ गया। ठीक है, दिस इज क्लियर। और अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब ये अगला चैप्टर है वैसे तो, अगर हम लोग देखें कायदे से तो दिस विल कम इन योर एल्डिहाइड कीटोन्स पार्ट, दैट इज नेक्स्ट चैप्टर, बट ठीक है। एज ऑफ नाउ अपने क्या करना है कि एल्डिहाइड जो कीटोन्स होते हैं इनको जब रिड्यूस किया जाए, कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाला जाए जो हाइड्रोजन है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब बेसिकली हाइड्रोजन देने वाला, तो जहां से हाइड्रोजन आने वाला है, ठीक है। तो करना क्या है, एल्डिहाइड है, इसका इस बॉन्ड को तोड़ो, इधर से हाइड्रोजन जोड़ दो, इधर से हाइड्रोजन जोड़ दो, क्या बन जाएगा RCH2 एंड OH। ये क्या हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल। तो हम लोग इसको एज ए रिजल्ट भी याद रखेंगे कि जब आपका एल्डिहाइड रिड्यूस होता है तो हमको क्या मिलता है, 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। यस, इधर आते हैं, कीटोन का भी सेम हरकत करो, बॉन्ड तोड़ो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो यहां पे क्या मिल जाएगा RCH, ये आ गया 2, देखो सर CH हो गया, इधर से आ गया R प्राइम, इसके साथ ऐसे R प्राइम लगा हुआ है, और इधर क्या हो जाएगा OH लग गया। तो अब की बारी क्या मिल रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल। तो मतलब अगर मैं कीटोन को रिड्यूस करता हूं, हाइड्रोजन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट कोई ऐड करते हैं जो हाइड्रोजन दे दे, तो कीटोन की रिडक्शन से मुझे 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, काम आती हैं आगे, ठीक है। पॉइंट आ जाता कि अब ऐसे कौन से रिएजेंट्स हैं तो जो इसको रिड्यूस करेंगे, जैसे हाइड्रोजन निकल हाइड्रोजन प्लेटिनम ले सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हो, तो ये इनको क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे आपके पास ये है, करो जरा अब इसको ट्राई करो, प्रोडक्ट बनाना तो आसान ही है। ये क्या कर देगा, बॉन्ड तोड़ो, H और H लगाना है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहां से सर OH आ जाएगा। ऐसे ही कीटोन को इसको तोड़ते हैं, यहां से बॉन्ड तोड़ो, क्या बन जाएगा, इधर H इधर H, तो ये बन जाएगा CH3 CH2, यहां पे आ गया OH, ये बन जाएगा आपके पास CH3 CH2 OH। ठीक है, इस तरह से आप इसको बना सकते हो। तो वो चीज यहां पे भी लिखी हुई है कि रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल एंड रिडक्शन ऑफ कीटोन्स विल गिव यू 2 डिग्री अल्कोहल। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब एक काम करते हैं, क्योंकि इसमें ना कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट्स भी आपसे पूछ ले जाते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम तो है ही है, ठीक है। तो नॉर्मल केसेस में तो एल्डिहाइड कीटोन्स को तो रिड्यूस कर ही देते हैं वो, पर पॉइंट ये है कि बाकी ग्रुप्स तो यहां से पूछ लेगा। कल को ये चैप्टर तो पढ़ने ही है, एसिड वाले, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर्स वगैरह। तो एक आइडिया देता हूं, ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, क्यों आ रहा है वो तो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एस्टर, ये जनरली इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर रहता है। जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है भाई, ये ना तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सबको रिड्यूस कर देगा, ठीक है, सबके साथ रिएक्शन कर देगा। लेकिन जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये थोड़ा वीक होता है, तो पहले 3 के साथ तो कर देता है, पर इन दोनों के साथ ये रिएक्शन नहीं कर पाता। मतलब यहां पे लिमिट आ जाती है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो सबको रिड्यूस कर देते हैं, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड से पहले 3 को कर पाएगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाता। तो अगर ये बात क्लियर है तो काम करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें मैं बताता हूं कैसे बनाना है इसका रिएक्शन, ठीक है। जैसे आपके पास ये है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी बताया, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस कर पाएगा, आंसर इज नो, ठीक है। यस, क्या आपके एस्टर को सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस कर पाएगा, आंसर इज नो। पर लिथियम तो कर पाता है। तो कैसे करना है, वही चीज है आपको, देखो करना कैसे, सुन लो। यहां से आपने बॉन्ड तोड़ा, यहां पे H, ठीक है, यहां से आपने बॉन्ड तोड़ा तो यहां पे आपके पास H, तो आपके पास क्या लगने लग जाएगा, मुझे देखो जरा, यहां पे मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, CH3 C, यहां पे आ गया H, यहां पे H, उसके साथ 2 OH लगे हुए हैं, इधर भी OH लगा हुआ है और एक OH इधर लगा हुआ है। देखो ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है भाई। एक ही आदमी पे जब 2 OH लगता है, ये अनस्टेबल होता है,
तो यहां से क्या होता है, यहां से डिहाइड्रेशन होती है, तो ये आपको प्रोडक्ट दे देगा CH3C डबल बॉन्ड OH। ये आ गया हमारे पास। चेक करना जरा एक बार, ऐसा आ रहा है ना। तो ये आपकी डिहाइड्रेशन होगी, तो एसिड को रिड्यूस किया तो एल्डिहाइड बन गया। अब ये भी तो रिड्यूस हो सकता है, बॉन्ड तोड़ो H और H, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा CH3CH2OH विच इज व्हाट अ 1 डिग्री एल्कोहल। तो यहां से हमको क्या मिलता है, जब भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने पे पहले मुझे एल्डिहाइड मिलता है, तो दिस इज एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस करने पे मैं जानता हूं मुझे क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है। एज अ रिजल्ट याद रख सकते हो। ऐसे इस पे आ जाते हैं। यार इसको तोड़ने का तरीका देखो जरा, ठीक है। आपके पास लिथियम, इसको रिड्यूस करना है तो आप ऐसा कर दो, यहां से ना काम करो, ऐसे तोड़ दो, H और H बनाओ, क्या बनेगा यहां से। सर यहां से मुझे एक तो ये मिल रहा है, इधर से लगाता हूं उल्टा, एक तो आपको CH3OH मिल गया, प्लस इधर से मिल गया ये रिंग है, साथ में C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है एल्डिहाइड, ये फर्दर रिड्यूस हो जाएगा, तो इसमें क्या मिल जाएगा, इसमें आपके पास यहां से बॉन्ड तोड़ा H और H, लास्ट प्रोडक्ट जो हमारे पास आ रहा है दैट इज लुकिंग लाइक दिस, ये आ गया हमारे पास, और इधर आ जाएगा CH2OH, तो ये भी क्या हो गया, 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। तुम्हें यहां पे 2 एल्कोहल मिल जाएंगे, एक तो नॉर्मल, डिपेंड करता है ये ग्रुप कौन सा है उसके साथ वाला एल्कोहल, जैसे यहां पे मिथानॉल मिल गया। दूसरा हमारे पास इस पूरे पार्ट से हमको जो एल्कोहल मिल रहा है दैट विल बी योर व्हाट, 1 डिग्री एल्कोहल। तो ये आप इस तरह से प्रोडक्ट बना सकते हैं। आगे आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस पे आओ जरा सोच के बताना। यहां पे क्या हो रहा है, आपके पास एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड को अगर आप देखोगे तो दोनों ही रिड्यूस करते हैं, चाहे आपका एसिड ये हो चाहे ये हो, तो इसको भी कर लो जरा, क्या करना है फिर वही वाली बात, यहां से ब्रेक करो, ये H ये H दोनों ही सेम है, सेम प्रोडक्ट मिलेगा, तो यहां से आ जाएगा भाई CH3C डबल बॉन्ड OH, ये फर्दर रिड्यूस हो जाएगा, बॉन्ड तोड़ेंगे H और H जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा CH3CH2OH, तो ये आपको यहां पे भी क्या मिल जाएगा, एक 1 डिग्री एल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। सेम आपका यहां पे हो जाएगा, सेम डिट्टो से, ठीक है डन। चलो भाई ये क्लियर हो गया आपके रिडक्शन वाले। एक आता है इसके अंदर थर्ड, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, थोड़ा सा एक खतरनाक सा रिएजेंट होता है ये, मस्त सा, ठीक है, बहुत सारी चीजें कर लेता है अपनी जिंदगी में ये। तो करता क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पहले तो RMgX जो होता है इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, हम इसको ऐसे ट्रीट करेंगे, ये पॉजिटिव पार्ट होता है, इसका कोई काम नहीं है, नेगेटिव पार्ट का काम होता है, इसको अटैक कराया करो कार्बन पे, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो पहले आपको कुछ ऐसा दिखेगा, दिस इज O-, ठीक है, जहां भी नेगेटिव होता है उसके साथ ऐसे MgX लगाना है, लगा लिया करो, पर इसका कुछ फायदा होगा नहीं। ये आ गया, फिर वाटर आ रहा है, तो वाटर क्या करेगा, जो वाटर है दिस इज वाटर, वाटर के अंदर से ना आप बस ऐसे सोचा करो, दिस इज गोइंग टू गिव H, तो इसको हम लोग एक तरह से H प्लस वर्कअप या एसिड वर्कअप आप एक तरह से बोल सकते हो, एसिड वर्कअप हो जाएगी, वो H प्लस पकड़ लेगा, तो ये अच्छा एक R तो लगाना भूल गया मैं, यहां पे एक R लगेगा ऐसे, ठीक है। लास्ट में प्रोडक्ट जो आएगा आपके पास इट विल लुक लाइक दिस, तो ये आपको क्या मिल गया, एक तरह का एल्कोहल मिल गया। ये इसका जनरल मैकेनिज्म है जिससे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एल्डिहाइड कीटोन्स के साथ, जो भी कार्बोनिल कंपाउंड्स है इनके साथ रिएक्ट कर सकते हो। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स आपके पास होंगे, उनके साथ आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन ऐसे करा सकते हो सकता है एल्डिहाइड हो सकता है ये कीटोन हो। जैसे मैं कुछ करके दिखाता हूं, जैसे ये हमारे पास है, ये हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है, तो दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, तो फिर वही वाली बात, तो फॉर्मेल्डिहाइड में रिएक्शन कराओ, R- अटैक करेगा ये प्रोडक्ट, तो क्या मिलेगा RCO-, इसके साथ लगा R, इधर आ गया H, फिर एसिड वर्कअप कर देंगे तो मैं सीधा सीधा H प्लस दे रहा हूं इसको, प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास दैट इज HCHR, यहां से आ जाएगा OH, तो ये क्या मिल गया, एक 1 डिग्री एल्कोहल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक 1 डिग्री एल्कोहल मिल रहा है इस केस में। सेम हरकत इनमें करो, यहां पे करोगे अगर आप, ठीक है, और मैं साथ ही साथ एसिड वर्कअप लगा रहा हूं, तो ये आपको दे देगा RCOHHR, ये क्या मिल गया, दिस इज अ 2 डिग्री एल्कोहल। और ये किस में था, एल्डिहाइड में। देखो जब फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड में अटैक करवाते हो तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, दिस इज एल्डिहाइड, लेकिन ये फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई है तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। और अगर मैं कीटोन में अटैक करवाता हूं, करवाना भाई, एसिड वर्कअप साथ साथ कर देंगे, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है दैट विल लुक लाइक दिस, ये डबल कर देता हूं मैं, यहां पे आ गया OH और ये आ गया R। अब जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या है, एक 3 डिग्री अल्कोहल, और ये इन जनरल भी हम लोग याद रख सकते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री मिलेगा,
एल्डिहाइड से 2 डिग्री मिलेगा, कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल आपको मिलेगा। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। वही चीज यहां पे एज मैंने नोट्स में बना के भी लिख दी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इनके केमिकल रिएक्शंस की तरफ। तो हमने एमओपी भी कर लिया, बेसिक मेजर मेजर वाले सारे। अब बात करते हैं इनकी केमिकल रिएक्शंस की। देखो दो तरह के रिएक्शंस ये शो करेगा एल्कोहल्स जो है, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक। वो डिपेंड इस बात पे करता है कि आप उसको ब्रेक कैसे करते हो। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको यहां से ब्रेक करूं तो आप लोग जानते हैं ये प्रोडक्ट ऐसा है, किस तरह से ब्रेक करेगा, RO माइनस प्लस H प्लस, ऐसे ब्रेक करेगा। यहां पे इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब ये कैसे काम करेगा, इट विल वर्क एज न्यूक्लियोफाइल, वर्क एज न्यूक्लियोफाइल। तो एक तो अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम कर सकता है अगर कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो, अगर आपका OH बॉन्ड ब्रेक हो, बॉन्ड फिजन। तो OH बॉन्ड फिजन पे ध्यान रखना है आपको, क्या मिलेगा आपको, अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। दूसरी बात यहां पे ये कि आपका जो ये अल्कोहल है, ये R ग्रुप क्या करता है, प्लस आई देता है, प्लस आई से नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, तो हम प्लस आई कम से कम चाहते हैं। तो इसकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है एज न्यूक्लियोफाइल, रिएक्टिविटी ऑर्डर एज न्यूक्लियोफाइल वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी, पहले मिथाइल होएगा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो क्यों, क्योंकि जितना आप डिग्रियां बढ़ाते रहोगे उतना प्लस आई बढ़ता जाएगा, उतना वो अनस्टेबल कर देगा। प्लस आई नेगेटिव चार्ज को अनस्टेबल करता है। तो ये अगर आपको क्लियर हो गया है तो वही सारी बातें यहां पे लिखी हुई हैं। When alcohols act as nucleophile through lone pair on oxygen, the OH bond is broken, reactivity order आपका मिथाइल 1 2 3 रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एज इलेक्ट्रोफाइल। जब उसको इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करना होता है तो जनरली हम लोग कोई ना कोई लुईस एसिड डालते हैं इसके अंदर। तो एक काम करते हैं, पहले इसको एसिड से रिएक्शन करवाई देते हैं। तो ये आपको दे देगा ऐसे OH, ये आ गया प्लस। अब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। तो आपको यहां से मिलेगा कार्बोकेटाइन प्लस वाटर आपका बाहर निकल गया, क्योंकि आपके पास एक कार्बोकेटाइन निकल के आ रहा है। तो ये कैसा करता है, ये तो एज इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा। तो एक चीज इंपॉर्टेंट है यहां से, दैट इज इट विल वर्क, इसको तो चाहिए होगा वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल, इसको इलेक्ट्रॉन्स पसंद है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपके पास जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी हम सभी जानते हैं, इसका ऑर्डर होता है 3 2 1। तो इस रिएक्शन में ये वर्क करेगा। तो मतलब अगर मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूं, अगर मैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड फिजन करता हूं, तो उस केस में मेरे को क्या मिलता है, उस केस में मुझे एक तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस करेगा अल्कोहल, दूसरा रिएक्टिविटी ऑर्डर उसका 3 2 1 रहने वाला है। तो यही सारी बातें आपकी यहां पे लिखी हुई है, ठीक है, 3 2 1 मिथाइल। ऑलराइट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग OH बॉन्ड फिजन। अब ये तो मैंने बता दिया कि जनरल रिएक्शंस अल्कोहल किस तरह से दिखाएगा। पॉइंट ये है कि यहां पे जो रिएक्शंस आपके आ रहे हैं कौन से होते हैं। पहले तो हम लोग देखेंगे रिएक्शन विद मेटल, फिर एसिडिक स्ट्रेंथ वाले, फिर आपके स्टेरिफिकेशन। ये कौन से, OH वाले। पहले OH वाले कर लेते हैं, फिर CO वाले कर लेंगे, फिर सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहले बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल। तो कहता है अल्कोहल्स रिएक्ट विद सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कुछ भी ले सकते हो आप, एंड विल फॉर्म एल्कोक्साइड आयन एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। जैसे मान लो अगर इसके साथ रिएक्शन हो रहा है इसका, तो क्या होएगा, ये आपका ऐसे सोच लो कि आपने एक तरह से हाइड्रोजन को बाहर कर दिया, हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया आपने, ये माइनस ये प्लस, और ये आपका क्या करता है, इसको हटा देगा। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, O माइनस Na, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस आपकी क्या होती है, लिबरेट हो जाती है। ऐसे ही यहां पे एल्यूमिनियम आ गया। अब एल्यूमिनियम के साथ ध्यान रखना है, हमारे पास कितने होते हैं, 3 एल्यूमिनियम होते हैं। तो एल्यूमिनियम +3 होता है, ठीक है, +3। यहां से अकॉर्डिंगली आपकी हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी, बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं। पोटेशियम एक ही होता है, तो यहां से प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, O माइनस K+, और साथ में आपकी हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। इस तरह से आपका रिएक्शन होता है विद योर एज सोडियम मेटल्स, जो भी मेटल वाले रिएक्शंस आपके, ठीक है, एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली प्योर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये चीजें हमने जीओसी में कवर की हुई हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस आयन पे डिपेंड करती है। -M- वाले इफेक्ट्स उसको इंक्रीज करते हैं, प्लस वाले इफेक्ट्स उसको बर्बाद करते हैं। तो स्टेबिलिटी आई थिंक ये तो जानते हो, ये आपके पास अल्कोहल है मान लो, ठीक है, दिस इज अल्कोहल। तो अल्कोहल के अंदर से अगर मैं H+ निकाल देता हूं तो पीछे क्या बचेगा, RO- बचेगा, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। अब जितना कॉन्जुगेट बेस मेरा स्टेबल होगा, इसकी स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। अगर ये बंदा स्टेबल होगा तो भाई ये बंदा बनना चाहेगा, ये अगर बनेगा ज्यादा से ज्यादा
तो अल्कोहल इसमें कन्वर्ट होएगा, और जितना अल्कोहल इसके अंदर कन्वर्ट होगा उतना H प्लस की अमाउंट बढ़ेगी, उतना आपका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दिस इज गोइंग टू इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। यस, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको कॉन्जुगेट बेस स्टेबल करना है, और क्योंकि कॉन्जुगेट बेस एक नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होती है जनरली, तो माइनस वाले इफेक्ट्स उसको इंक्रीज करते हैं, प्लस वाले इफेक्ट्स उसको बर्बाद करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन ले लेता हूं, तो आपको क्या करना है इस केस में, हर जगह माइनस लगाना है, इसको H निकाल दिया करो, H निकाल दिया करो, H निकाल दिया करो। अब देखो जरा क्या चल रहा है इसके आगे, भाई यहाँ पे मिथाइल है, ये इसके प्लस साई देगा, ठीक है, यहाँ पे इथाइल का प्लस साई होगा, पूरे इथाइल का, यहाँ पे दो दो प्लस साई ग्रुप लगे हुए हैं, और यहाँ पे तीन तीन प्लस साई ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पे तीन प्लस साई मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे दो प्लस साई मिल रहे हैं, यहाँ पे एक प्लस साई है, बट ये मिथाइल छोटा, ये इथाइल बड़ा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विल बी दिस। इस तरह के 1000 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कवर किए हुए हैं, कृपा करके आप पहले जीओसी को रिवाइज कर लेना, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हाँ, एक इंपॉर्टेंट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बता देता हूं कि जो आपका मिथानॉल होता है, ये थोड़ा सा डेटा बेस्ड है, मिथानॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है वाटर से, वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है बाकी सारे अल्कोहल से, ठीक है। ये काम का है, बाद में एक और चीज ऐड करूंगा, फिनॉल की भी ऐड करना चाहते हो कर लो। फिनॉल जो है वो सबसे एसिडिक होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जनरल ऑर्डर रहता है जिससे काफी क्वेश्चंस आपके आसान हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एस्टेरिफिकेशन। अब एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, जनरली इसमें आप कोई एसिड देते हो, ज्यादातर ये एसिड आपका H2SO4 होता है क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एसिड होता है। करना क्या है, इस तरह ऐसे लिखना, जरा देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये आपका अल्कोहल है, ये आ गया हमारे पास, ये देखो ऐसे, आप इसको यहां से ब्रेक करना, तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस आपका वाटर, ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। सेम हरकत यहां पे करो, ये आपने क्या करा, अल्कोहल जोड़ दिया, यहां से ब्रेक कर दिया, तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट आपको ये मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड O साथ में इसके CH3, तो O के साथ ऐसे लिख दिया मैंने, और साथ में आपका वाटर बन जाएगा। अब वाटर जो होता है, क्योंकि ये रिएक्शन थोड़े से रिवर्सिबल होते हैं, तो वाटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय द योर क्या कहते हैं, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसलिए हम लोग वो यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि वो एक तरह का डिहाइड्रेटिंग एसिड होता है। दूसरी बात, इस रिएक्शंस के अंदर बहुत ज्यादा बड़े बड़े ग्रुप्स पास आ रहे हैं, देखो ये बड़ा ये बड़ा, तो इस वजह से ना जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है वो स्टेरिकली कंट्रोल होता है। तो ये रिएक्शन आपका स्टेरिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन है, मतलब जो ऑर्डर होएगा रिएक्टिविटी का वो 1 2 3 रहने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत बड़े बड़े बल्कि मॉलिक्यूल जब भी पास आएंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस का गेम हमेशा होगा, तो अपने को स्टेरिक हिंड्रेंस कम रखनी है। ये सारी बातें यहां लिखी हुई हैं। अल्कोहल, हाँ इनको एस्टर्स बोलते हैं भाई, ये तो नाम ही लिखा है ऐसे, तो दीज आर एस्टर्स, तो ये एस्टर्स हो जाते हैं। और एस्टर्स कैसे होते हैं, फ्रूटी स्मेल इनकी होती है, खुशबूदार होते हैं, ये फ्रूट से स्मेल देते हैं, तो इट फॉर्म्स एस्टर्स। यस, रिएक्टिविटी ऑर्डर इज 1 2 3 बता दिया। रिएक्शन इज डन यूजिंग H2SO4 व्हिच इज गोइंग टू एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए अब आगे रिएक्शंस आते हैं, दैट इज CO बॉन्ड फिजन वाले रिएक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। एक आता है लूकास, एक आता है फास्फोरस हैलाइड्स, डिहाइड्रेशन ऑक्सीडेशन। कायदे से बता दूं, पहले 2 3 तो हमने पहले कर रखे हैं, ये भी हुआ ये भी हुआ ये भी हुआ है, ठीक है। यहां पे बताओ जरा, जैसे लूकास रिएजेंट याद है, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो ये ऑलरेडी डन, ठीक है। तो ये मैंने हेलो एल्केन्स में करवा रखा है, वहां जाके इसको देख लेना, दिस इज डन, ठीक है। देन वैसे तो ये भी करवाया हुआ है, पर फिर भी एक बार शक्ल दिखा देता हूं इसकी। फास्फोरस हैलाइड्स जो होते हैं उनके साथ रिएक्शन कैसे होता है, तो अल्कोहल के साथ अगर आप फास्फोरस हैलाइड दोगे, हर जगह आपको क्लोरीन हटाना है, तो यहां पे क्लोरीन लग जाएगा। साइड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अगर PCl3 रहता है तो साइड प्रोडक्ट H3PO3 होता है, अगर PCl5 होता है तो साइड प्रोडक्ट POCl3 प्लस HCl रहता है, अगर SOCl2 होता है तो SO2 और HCl बनता है। ये जो रिएक्शन होता है दिस इज प्रेफर्ड, इसको डाल्टन्स रिएक्शन बोलते हैं। तो रिएक्शन इज प्रेफर्ड। क्यों प्रेफर करते हैं इस रिएक्शन को, इसका रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज आपके जो साइड प्रोडक्ट्स हैं, ये भी एक गैस है SO2 और HCl भी एक गैस होती है, तो ये गैस बन के उड़ जाते हैं। वेयरएज बाकियों में ऐसा नहीं होता, ये रह जाएगा ये रह जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, हमको प्योर अगर हैलाइड चाहिए, हैलाइड चाहिए, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड्स में किया हुआ आपने, तो अगर प्योर हैलाइड चाहिए तो इस मेथड को हम लोग जनरली प्रेफर करते हैं। तो रिएक्शन विद SO2 इज प्रेफर्ड एज साइड प्रोडक्ट्स आर एस्केपेबल गैसेस, ठीक है।
अब आते हैं डिहाइड्रेशन पे। तो डिहाइड्रेशन में क्या है, आपने कोई क्या कहते हैं एसिड लिया, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, फास्फोरिक एसिड ले लिया, साथ में हमने इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो ये हमारे पास रिएजेंट है, काम करता हूं, इसको मैं मैकेनिज्म के थ्रू ही बताता हूं तो ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। जैसे मान लीजिए मेरे पास एल्कोहल है, मैं पूरा मैकेनिज्म कराता हूं। तो ये आपके पास लेट से एल्कोहल है, CH3 CH2OH, ये अल्कोहल लिया। अब इसका डिहाइड्रेशन करना है, तो रिएजेंट मैंने बता दिया, आपने H+ लेना है, साथ में आपको हीट दी होगी, ठीक है। तो H+ क्या करेगा, H+ पहले तो प्रोटोनेशन होगा, सिंपल भाषा में इट विल प्रोटोनेट। ये भी मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए इसको डिस्कस कर रहा हूं। तो ये आपको दे देगा OH2, ये मिल गया। अब तुमको समझ आ गया कि ये बदतमीज है, स्टेबल नहीं है इतना, क्योंकि ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्जेस वेरी वेरी अनस्टेबल। तो ये क्या करेगा, ये आपका प्रोडक्ट ब्रेक करेगा इसके अंदर। तो ये आपको ऐसे दिखा देता हूं पूरा, ये ऐसे हमारे पास है, ये अब पूरा ब्रेक कर जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा भाई ये एक कार्बोकेटाइन। तो दिस इज अ कार्बोकेटाइन। ध्यान रखने वाली बात ये है, अगर रीअरेंज हो सकता है तो कर लेना, कैन रीअरेंज, अगर इसकी ऑप्शन है प्लस वाटर आपका बाहर निकल जाएगा। थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन वाया अल्फा एलिमिनेशन। तो आपके पास जो ये कार्बोकेटाइन आया, देखो ये कार्बोकेटाइन मैंने इसे खोल के बना दिया थोड़ा सा, ये कार्बोकेटाइन आपके पास CH2+। अब क्या होगा, लास्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन का अल्फा कार्बन जो है, इसका अल्फा हाइड्रोजन विल लीव। अगर ये लीव कर जाता है, अगर ये निकल जाएगा, तो इसको थोड़ा उल्टा बना दिया मैंने, ये अगर निकल जाएगा तो आप ऐसे सोच लो, ये बॉन्ड बेसिकली शिफ्ट करके चला जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करके चला जाएगा और H आपका बाहर निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट जो आएगा इट विल लुक लाइक दिस। तो ये आपका प्रोडक्ट यहां से आपको मिल जाएगा। फिर वही वाली बात, पहले H ऐड करा, लास्ट में H हटा दिया, तो दिस इज एसिड कैटेलाइज। यस, तो H+ से कैटेलाइज हो गया एंड आपको यहां पे क्या मिलता है, एल्कीन मिलता है। ध्यान रखना है, ये रिएक्शन विल हैपन ओनली व्हेन हीटेड, ओनली अंडर हाई हीट। तो ज्यादा हीट पे रिएक्शन होता है, क्योंकि H निकालना आसान बात नहीं है। तो ये जनरली ये वाला जो रिएक्शन होता है, ये आपका 180 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अगर आप टेम्परेचर ज्यादा नहीं रखोगे तो रिएक्शन नहीं होगा, वो फिर दूसरे प्रोडक्ट्स बनने लग जाते हैं, बताऊंगा आगे जाके। तो यस, तो दिस इज हाउ द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। तो जैसे ये हमारे सामने है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, क्योंकि यहां पे कार्बोकेटाइन बनता है, तो कार्बोकेटाइन बनता है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इनफैक्ट इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो, जब आप रिएक्शन करोगे, मैं सीधे सीधे प्रोडक्ट बना दूं, आपको मैकेनिज्म तो बता ही दिया, यहां प्रोडक्ट बनाओगे तो इट विल फॉर्म दिस, ठीक है। चलो एक एक करके दिखा देता हूं। जैसे यहां पे क्या करना है, H+ अल्कोहल, तो H+ से क्या हो जाएगा, पानी उड़ जाएगा, तो मेरे पास आएगा CH3 CH2+, और यहां से क्या करेंगे, यहां से हाइड्रोजन इधर बॉन्ड शिफ्ट करेगा, तो प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास, दैट इज CH2 CH2। ये प्रोडक्ट आपको यहां पे मिल जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अल्कोहल से एल्कीन बनाने का एक तरीका है, ये यही हरकत यहां करना, इससे आपका H+ उठ जाएगा, तो CH3 CH+, इधर आ गया CH3, इसको H2H कर दो, तो यहां से क्या हो जाएगा, बॉन्ड शिफ्ट करा दोगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे आ जाएगा CH3, ये एल्कीन बन गया। सेम हरकत यहां पे करो, यहां से उड़ा दोगे तो आपके पास आ जाएगा CH3 C+ CH3, यहां पे आ गया CH3, वही हरकत, कोई भी एक H को उड़ा दो, मैं इसको उड़ा देता हूं, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दो, तो प्रोडक्ट आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, यहां पे आ गया CH3, यहां पे आ गया CH3। तो ये आपके पास अल्टीमेटली प्रोडक्ट आ गया। कहने का मतलब ये है कि रिएक्शंस की रिएक्टिविटी आप देखो अगर, तो कम टेम्परेचर करने पे भी रिएक्शन हो रहा है नीचे, क्यों, क्योंकि भैया डिग्री चेंज हो रही है। यहां पे ये बंदा एक तरह का 1 डिग्री था, ये 2 डिग्री अल्कोहल था, ये 3 डिग्री अल्कोहल था, तो जितनी अल्कोहल की डिग्री बढ़ेगी उतनी रिएक्टिविटी उसकी कट होती जाए, उतनी रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी उसकी, ठीक है। चलो, तो वही चीज यहां पे मैंने लिख भी दिया, रिएक्टिविटी ऑर्डर इसका क्या रहता है, 3, 2, 1 आपका ऑर्डर रहता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो यार, ऑक्सीडेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे, हाइड्रोजन डाल के हाइड्रोजन ऐड कर रहे थे एक तरह से, ऑक्सीडेशन में हम लोग एक तरह से ऑक्सीजन ऐड करते हैं, आप ऐसा सोच सकते हो। यहां पे एक तरह से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर सकते हो, जैसे तुम्हें ठीक लगे। पॉइंट ये है कि अगर आप एल्कोहल देखोगे ना, मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूं, अगर कहीं एल्कोहल दिख रहा है, एल्कोहल के रिस्पेक्ट में अगर कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो ये बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो व्हाट यू कैन डू, आप यहां पे इसको ऑक्सीडाइज कैसे करना है, आप ऐसे सोचो एक तरह से ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, तो इस पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा,
तो ये क्या हो जाएगा, C, यहां पे आ गया OH, यहां पे आ गया OH, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये जेमिनल बन गया, तो यहां से आप इसको पानी को उड़ा दोगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, दिस इज द प्रोडक्ट। तो मतलब एक अल्कोहल, अल्कोहल के रिस्पेक्ट में जो कार्बन है, कार्बन होल्डिंग OH के पास अगर हाइड्रोजन है तो भाई वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, और अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो अपन वहां पे ऑक्सीजन डालेंगे, अकॉर्डिंगली आगे जो भी चीज हो रही है बना लेंगे, ठीक है। तो वैसे भी एक चीज समझ रहे हो, अगर कोई एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल होता तो एल्डिहाइड बनता, जैसे मैं करके दिखाता हूं तुम्हें रिएक्शन, जैसे ये हमारे पास, ठीक है, करके दिखाता हूं तो ज्यादा इजी रहेगा। ये अल्कोहल है, अगर मैं माइल्ड देता, माइल्ड मतलब कम ऑक्सीजन देना, एक ही बार दे दिया करो, तो ये वाला जो हाइड्रोजन होगा 1 डिग्री का, इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे तो प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा, RCOH, यहां पे OH, यहां पे आपका H। ये फिर वही वाली बात, डिहाइड्रेट कर जाएगा तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH, ये वहीं पे रुक जाएगा, दिस इज योर एल्डिहाइड। तो मतलब 1 डिग्री अल्कोहल को अगर मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देता हूं तो एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन सर अगर आपने स्ट्रॉन्ग दिया होता, स्ट्रॉन्ग में भी वही होता है, देखो आपके पास एल्डिहाइड तक आएगा, तो यहां पे मैं एल्डिहाइड बना देता हूं, एल्डिहाइड के बाद इसको भी फर्दर ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, तो ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो प्रोडक्ट आपको ऐसा मिलेगा, दैट इज बेसिकली एसिड। तो मेरे को इसको मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देता हूं, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि 1 डिग्री अल्कोहल को माइल्ड मतलब थोड़ा ऑक्सीजन दोगे तो एल्डिहाइड बनाता है, अगर तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोगे तो कार्बोक्सिलिक बनाता है। अच्छा, इसमें आते हैं यार, इसमें फर्क नहीं पड़ता 2 डिग्री में, चाहे माइल्ड हो चाहे स्ट्रांग हो, एक ही तो हाइड्रोजन है, तो ये क्या ही कर देगा, तो यहां पे RC, इधर मैं R कर देता हूं नीचे, इधर OH, इधर एक OH, फिर वही वाली बात, यहां से क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट आ जाएगा RCOR, ये क्या हो गया, कीटोन। तो 2 डिग्री अल्कोहल अगर आपके पास है, चाहे स्ट्रांग दो चाहे माइल्ड दो, फर्क नहीं पड़ता, वो बनाएगा कीटोन ही। 3 डिग्री में कोई आपको अल्कोहल दिख नहीं रहा, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में कोई हाइड्रोजन दिख नहीं रहा, तो जनरली यहां पे नो रिएक्शन, जनरली कोई रिएक्शन नहीं है। एक दो स्पेसिफिक रिएजेंट होते हैं जो इसको रिएक्शन करवा सकते हैं, वो देख लेंगे, बट अदरवाइज जनरली हम लोग यहां पे कोई भी रिएक्शन इसमें नहीं मानेंगे, क्योंकि आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, ठीक है। तो ये आपके सामने अब पॉइंट आ जाता है कि सर हमको कैसे सपना आएगा, स्ट्रॉन्ग कौन से माइल्ड कौन से हैं, तो ये टेबल आपके सामने मैंने बना दिया, स्ट्रॉन्ग वाला और माइल्ड वाला, दीज आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, पोटेशियम KMnO4 हो गया, ये K2Cr247 हो गया, H2CR2CrO4 हो गया, रोमिक एसिड बोलते हैं इसको, देन PCC PDC CrO3 एनहाइड्रस, दीज आर ऑन द माइल्डर साइड। तो ये आप लोग, मैंने ये तो जनरल रिएक्शन बता ही दिया तुम लोगों को, ये समझ आ गया, तो इसको आप लोग अब मैच कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ये अगर आपको क्लियर हो गया है, एक जो आपको मैंने स्पेसिफिक बताया था वो अब देख लेते हैं, दैट इज रिएक्शन विद कॉपर। अब सुनना भी ध्यान नाल, कॉपर जो होता है ये 1 डिग्री अल्कोहल के साथ तो सेम रिएक्शन करता है, एल्डिहाइड में लेके जाएगा, तो 1 डिग्री को ये एल्डिहाइड बनाएगा, ठीक है। बात करते हैं 2 डिग्री पे, 2 डिग्री अगर आप अल्कोहल लेते हो और यहाँ पे सेम है, ये कीटोन बनाता है, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज, कॉपर जो होता है वो 3 डिग्री अल्कोहल के साथ एक तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, एंड प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू गेट इज एल्कीन। तो ये एक तरह से आप एलिमिनेशन रिएक्शन को इमेजिन कर सकते हो, देखो ये H है, ये उड़ गया, ये उड़ गया, वो प्रोडक्ट बना दिया, आप इस तरह से इसको इमेजिन कर सकते हो। तो यहां पे बेसिकली पानी को उड़ा देता है कॉपर, तो यहां से आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, और अगर ये क्लियर है तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स पार्ट 2, दैट इज फिनॉल्स, जिनको हम लोग कार्बोलिक एसिड या फिर हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोलते हैं। अल्कोहल्स पूरे का पूरा कवर हो गया, अब फिनॉल्स देखते हैं। फिनॉल थोड़ा छोटा है, ईथर सबसे छोटा। यहां पे देखेंगे अगर आप लोग, इट इज जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन डेरिवेटिव्स, आपको समझ आ ही रहा होगा कि बेंजीन के अंदर ही हमने एक तरह से OH लगाया, ठीक है। काम की चीज ये है कि ये बंदा जो आपका है कैसा ग्रुप होगा, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये होता है एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो ये आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। एक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब कैसे, कहां पे डायरेक्ट एक्टिवेट करेगा, ये हो जाएगा प्लस ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, तो ये ग्रुप आपका होगा, इसके रिएक्शंस अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब आते पहले इसके वही, पहले एमओपी करेंगे, फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी डन है, दिस इज ऑलरेडी डन, ये आपको मैंने हैलोअल्केन्स के अंदर करवाया था, डोज प्रोसेस बोलते हैं। अगर आप NaOH देते हो तो याद होगा आपको स्पेसिफिक इस तरह से, ये पहले क्या बनता है, पहले आपका O- बनता है, साथ में Na+,
दैट इज एक आपको फिनॉक्साइड आयन मिलता है, ठीक है। और इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस किया गया था पिछले लेक्चर, प्लीज उसको देख लीजिएगा। फिर आप उसको एसिडिफाई करते हो, तो एसिडिफाई करने के बाद लास्ट में हमको क्या मिलता है, फिनॉल मिलता है। क्यों फिनॉक्साइड मिलता है? क्योंकि मीडियम आपका बेसिक होता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर आपको चाहिए होते हैं। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फिनॉल को बना सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, ये भी हमने देखा था पिछले वाले में। यस, यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर आप NaNO डालते हो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में, तो पहले आपको मिलता है BDC। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, यहाँ पे आपको मिल जाएगा BDC। इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में अगर मैं पानी डाल देता हूं, तो सीधा सीधा मुझे क्या मिलता है, ये पूरा ग्रुप आपका निकल जाएगा और आपको पानी के अंदर से OH आयन का अटैक होगा, प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा फिनॉल, ठीक है। प्लस आपका N2 जो है वो बाहर निकल जाएगा, जो कि यहाँ का लिविंग ग्रुप था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओलियम, ओलियम बेसिकली आपका होता है H2SO4 एंड SO3 का कॉम्बिनेशन इन 1:1 मोलर रेशियो। ये अगर आप ऐड करते हो उसके अंदर, कुछ बुक्स में ना इसको ऐसे लिख देते हैं H2S2O7, बट कायदे से लिखना गलत है। ये आपके पास ओलियम है। ओलियम अगर आप इसके अंदर ऐड करते हो, तो प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू गेट इज दिस, आपके पास आ जाएगा SO3H, ठीक है। वही चीज यहां नीचे भी लिखी हुई है, आपको क्या मिल जाएगा, SO3H। अब ध्यान रखना है, अगर मैं इसकी बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस, इसको बोलते हैं बेसिक हाइड्रोलाइसिस, NaOH के साथ आप बाद में एसिड डालते हो, तो ये अगर आप दोगे, इसमें आपको प्रोडक्ट मिल जाता है फिनॉल। लेकिन अगर मैं इसी में कर दूं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, इसको बोलेंगे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, मतलब सीधा सीधा एसिड डाल दिया आपने, बेस नहीं डाला, तो यहां पे आपको प्रोडक्ट मिल जाता है दैट इज बेंजीन। क्योंकि ये सिमिलर रिएक्शंस हैं, कई बार फंसते हैं, तो मैं चाहता हूं ये आप लोग साथ साथ ही देखें। तो ओलियम के अंदर अगर आप बेसिक हाइड्रोलाइसिस करते हो तो फिनॉल मिल जाएगा, अगर आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपको बेंजीन मिल जाएगा। ये काम का रिएक्शन आता है, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फ्रॉम इंडस्ट्रियल मेथड का फिनॉल का क्वेश्चन आता है। क्यूमीन होती है एक चीज, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये शक्ल है। इसमें पहले अगर आप ऑक्सीजन देते हो, तो ये क्या करता है, ये रेडिकल रिएक्शन होता है। यहां पे ना ऐसे इमेजिन करो, एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन को ऐसे तोड़ना, इस तरह से ब्रेक किया करो, O रेडिकल, तो ये ऑक्सीजन जो है इसके बीच में घुस जाता है, तो प्रोडक्ट जो आपको मिलता है दैट इज लाइक दिस। ये आपका प्रोडक्ट मिलता है, यहां पे O, यहां पे O, यहां पे H, इसको बोलते हैं क्यूमीन के साथ हाइड्रोपेरोक्साइड। तो दिस इज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को अगर आप देखोगे, इसके बाद अगर मैं इसको एसिडिफाई करूं, हाइड्रोलाइसिस करूं इस तरह से, तो ये क्या करेगा, आपको ट्रिक बताता हूं सीधी सीधी। यहां से प्रोडक्ट मिलेगा आपको फिनॉल, एक तो आपको मिल जाएगा फिनॉल, और दूसरा आपको यहां से क्या मिलेगा, इस वाले से आपको मिल जाएगा एसीटोन, तो प्लस आपको मिल जाएगा एसीटोन। तो यहां से फिनॉल मिल गया और साथ ही साथ आपको एसीटोन मिल गया। ये इसको क्यूमीन से बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड है, ये काफी बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट इज रिएक्शंस के ऊपर। तो काफी हद तक आसान हो जाएगा हमारा पार्ट, क्योंकि हमने ऑलरेडी अल्कोहल्स में सारा कुछ देखा हुआ है। पहला रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स ड्यू टू OH बॉन्ड फ्यूजन। फिनॉल्स कैन शो सिमिलर रिएक्शंस टू अल्कोहल्स ड्यू टू OH बॉन्ड फ्यूजन। तो ये रिएक्शन सारे के सारे सिमिलर हैं, जो आपने देखे हैं, मेटल्स के साथ देखे, स्टेरिफिकेशन वगैरह देखे, तो सब सिमिलर रिएक्शंस हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या रिएक्शन हो जाएगा, वही वाला बताया, H की जगह बताया ना ऐसे, तो सेम रिएक्शन कर देगा। क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे आपको मिल जाएगा O- Na+, फिनॉक्साइड हो गया एक तरह से, एंड साथ में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। यहाँ पे क्या वो तरीका होता था इस तरह से, देखो जरा, ये फिनॉल बनाओ जरा, ठीक है, इसको ऐसे लिखो जरा, फिनॉल OH, ये ब्रेक कर दिया तो प्रोडक्ट आ जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O, यहां पे लग गई आपकी फिनॉल की रिंग, प्लस आपका वाटर। तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी दिखा दिया इसे। हाँ, थोड़ा बड़ा ग्रुप होता है तो रिएक्शन कम दिखाता है, बट हाँ दिखाएगा तो, ठीक है। तो ये आपकी सिमिलर रिएक्शंस है, तो फिर से इनको करने का कोई सेंस बनता नहीं है। नए रिएक्शंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नए रिएक्शंस में आपके पास पहले आता है ये, दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ की होगा, थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था, ES होगा, फिर कुछ नेम रिएक्शंस है, इनको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की। सुनो, अल्कोहल आपका बहुत लेस एसिडिक होता है, इनफैक्ट NaOH के साथ ही रिएक्शन ही नहीं करता। सोचो NaOH कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके साथ रिएक्शन नहीं होता उसका। वेयर एज अगर आप फिनॉल को रिएक्ट करवाते हो NaOH के साथ, तो यहां पे रिएक्शन हो जाता है, दैट इज इट इज गोइंग टू गिव दिस फिनॉक्साइड आयन। तो ये आपका रिएक्शन, मतलब ये जो है ये इसके हाइड्रोजन के साथ अटैक कर जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो चच्चा बना तुम्हारा, ये फिनॉक्साइड जो बनी है, ये क्या होती है,
इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो ये जो फिनॉक्साइड बनता है आपका, फिनॉक्साइड होता है, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। और क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो गया। और मैंने बताया था जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है वो आदमी आपका हर बार अच्छी एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाएगा। जितना कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना एसिडिक ज्यादा होगा। तो इसलिए जो फिनॉल होते हैं वो अल्कोहल से बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं। इनफैक्ट मैंने आपको ऑर्डर भी बताया था, सबसे ज्यादा एसिडिक फिनॉल, फिर वो मिथानॉल, फिर वो वाटर, फिर वो बाकी अल्कोहल, याद है ना। तो वही चीज यहां पे आ गई, ठीक है। तो वो यहां पे लिखा भी हुआ है, फिनॉल कैन रिएक्ट विद एक्वस NaOH टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड बट अल्कोहल्स कैन नॉट रिएक्ट। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इसलिए ये वाला आपका सामने रहता है, यस और नो। क्लियर। चलिए, तो ये अगर आपके मन में चला गया है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एसिडिक स्ट्रेंथ। और ये तो यार वही वाली बात, ठीक है। माइनस वाले इफेक्ट्स एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, प्लस वाले इफेक्ट्स एसिडिक स्ट्रेंथ बर्बाद करते हैं। क्वेश्चन करा देता हूं, जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास, सब में कॉमन पार्ट जो है वो ठीक है, उसके अलावा देखो नॉन कॉमन पार्ट। ये कैसा ग्रुप होता है, ये प्लस H प्लस I करता है तो ये तो बर्बाद करेगा। ये कैसा ग्रुप होता है, माइनस M होता है। ये कैसा ग्रुप होता है, माइनस M, लेकिन इसमें 2 माइनस M लगे हुए हैं। तो माइनस M तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ करेंगे, तो D सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर C होगा, फिर इसमें तो बर्बादी हो रही है, इसमें कुछ नहीं हो रहा, फिर A हो जाएगा, फिर ਤੁਹਾਡਾ B हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जीओसी में आपने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, ठीक है, करवाए थे। ये क्वेश्चन आई थिंक एग्जैक्ट करवाया था मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। ये अगेन मैं बोल देता हूं, ये कैसा है, एक एक्टिवेटिंग। ये OH कैसा होता है, प्लस M दिखाता है, तो जिसकी वजह से क्या करेगा, एक्टिवेटिंग होगा। अगर ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो ये क्या कर देगा, ऑर्थो पे करेगा और आपके पैरा पे करेगा। तो यहां पे अगर आप कोई भी इलेक्ट्रोफाइल देते हो तो 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको, दैट इज एक आपको मिल जाएगा ऑर्थो प्रोडक्ट, एक आपको मिल जाएगा यहां पे पैरा प्रोडक्ट। तो यू आर गोइंग टू गेट 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। इसको हम लोग पैरा प्रोडक्ट बोलेंगे, इसको हम लोग ऑर्थो प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पे करते हैं, फिनॉल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टेड ड्यू टू द पॉजिटिव प्लस M इफेक्ट, यस। तो यहां पे आ जाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शंस कौन से, एक नाइट्रेशन देखेंगे, मोटा मोटा जो काम के हैं, और एक आपका हेलोजिनेशन। नाइट्रेशन में अगर आप देखोगे तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड अगर आप डालते हो, देखो नाइट्रेशन से NO2 प्लस आना आपके पास, तो क्योंकि डाइल्यूट डाला है तो सिर्फ एक आएगा, 1, सिर्फ एक NO2 ऐड करना है। एक बार आप ऑर्थो पे डालोगे, यस, एक बार आपने कहां डाला, ऑर्थो पे डाला, और एक बार आपने कहां डालना है, इसका पैरा पे डालना है, एक आपको मिल जाएगा पैरा। अब ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हो गया आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, एंड इसको हम लोग बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो दिस इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके अंदर आपके पास एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये करता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यस, और ये करेगा आपकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आपकी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ करता है। तो क्योंकि जो इंट्रामॉलिक्यूलर करता है अपने में रहता है, इसके अंदर और किसी के साथ तो एसोसिएशन हो नहीं रहा, तो देयरफॉर इसके पास क्या होता है, कोई क्योंकि मास नहीं बढ़ता, ये होता है लो बॉइलिंग पॉइंट एक, तो दूसरा इसके अंदर होता है पानी के साथ भी इंटरेक्ट, किसी के साथ नहीं करता इंटरेक्ट, इंट्रोवर्ट है, तो इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर। तो ये चीज पूछ ली जाती है, क्योंकि ये बाकियों के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो एक तो उसका मास बढ़ जाता है, तो देयरफॉर इट विल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा इसके पास क्योंकि पानी के साथ भी बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, तो इट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। कई बार इस वजह से ना, इन पूरे तमाशे की वजह से इसको हम लोग बोल देते हैं स्टीम वोलाटाइल, एक नाम दिया गया है इसको, दिस इज कॉल्ड स्टीम वोलाटाइल। तो ये सारी बातें आपकी मैंने यहां लिखी हुई हैं, इंट्रा, लो बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, लेस सॉल्युबल, मोर सॉल्युबल, ठीक है। तो ये आपका नाइट्रेशन का, सिंगल नाइट्रेशन का प्रोडक्ट हो गया। भाई अगर होती है आपके पास कंसंट्रेटेड HNO2, अब यहां पे मैक्सिमम सारे, मतलब यहां पे आपको तीनों NO2 ग्रुप्स आपके ऐड हो जाएंगे, तीनों पोजीशन, मतलब ऑर्थो पे और पैरा पे। तो प्रोडक्ट जो आपको मिल जाएगा दैट विल लुक लाइक दिस, ये OH है, यहां पे NO2, यहां पे NO2, यहां पे NO2। आई थिंक इसका नाम हम लोग जानते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसको प्यार से बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड, क्योंकि दिख ही रहा तुम्हें 3 -M ग्रुप दिखे हुए हैं, यस। तो ये पिक्रिक एसिड आपका यहां से बन गया है, ऑलराइट, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, पीके ऑलमोस्ट 0 के आसपास होता है इसका।
आगे बढ़ते हैं। अब जैसी हरकतें हमने ऑलरेडी नाइट्रेशन में करी हैं, सिमिलर हरकतें आपकी किस में होती हैं? हेलोजिनेशन में होती है। हम लोग ब्रोमिनेशन का एग्जांपल लेते हैं। अगर आप कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हो, जैसे CS2 वगैरह ले लिया, इसमें फिर वही वाली बात, इसमें सिर्फ एक ब्रोमीन ऐड करना है आपको, चाहे ऑर्थो पे कर दो चाहे पैरा पे कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास या तो ऑर्थो पे लगा दो एक प्रोडक्ट, या फिर आप क्या करोगे, पैरा प्रोडक्ट बना दोगे हियर, ठीक है। या आपने पैरा प्रोडक्ट बना दिया, तो वही लिखा है यहाँ पे, when reactions carried out in solvents of low polarity such as CaCl3 या CS2 या फिर and at low temperature monobromofenols are formed, ठीक है। लेकिन मान लो अगर मुझे हाई मतलब तीनों पोजीशन पे लाना है, तो आप रिएक्शन वाटर वगैरह में करा दो, ठीक है। कोई ऐसे प्रोटीन तगड़े सॉल्वेंट्स में पोलर में डाल दो। इसमें क्या होता है, फिनॉल ना, वैसे एक जनरल आइडिया दे देता हूं, फिनॉल को जब आप पानी में डालते हो ना, ठीक है, तो ये पानी के साथ एसिड बेस रिएक्शन करता है, तो आपको मिल जाता है फिनॉक्साइड आयन। तो दिस इज फिनॉक्साइड। और फिनॉक्साइड जो होता है ना, इट इज अ स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, बहुत तगड़ा एक्टिवेशन करता है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप। और अगर ये बहुत तगड़ा एक्टिवेशन करता है तो ये तीनों पोजीशन को एक्टिवेट कर देता है। तो अब जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज यहाँ पे OH, यहाँ पे लगा ब्रोमीन, यहां लगा ब्रोमीन, यहां लगा ब्रोमीन। तो ये क्या मिल गया, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। एक व्हाइट कलर का पीपीटी होता है ये, बट यस आइडिया ये है कि इसे पानी में डालोगे तो ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट मिलेगा, और नॉर्मल सॉल्वेंट में डालोगे, वही लिखा है यहाँ पे, इन दिस फिनॉल विल एक्टिवेट, फिनॉक्साइड विल एक्टिवेट द रिंग। तो नॉर्मल केसेस में CS2 वगैरह में आपको मोनो प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। आगे है राइमर-टाइमर रिएक्शन। राइमर-टाइमर रिएक्शन में याद रखना है, काफी खतरनाक और बहुत बार क्वेश्चन आए इस चैप्टर से, मतलब PYQ आपके यहां से बहुत पूछे गए हैं। रिएजेंट्स आपका रहता है, रिएजेंट के ऊपर ही आ रखा है एक बार तो, ठीक है, CaCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म इन एल्कली। क्लोरोफॉर्म एल्कली जब मिलते हैं तो आपको देते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। तो आपको यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बिन मिलता है। कई बार पूछा गया व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल दैट इज यूज्ड इन राइमर-टाइमर रिएक्शन, तो डाइक्लोरोकार्बिन इज द इलेक्टिंग ये इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। आगे आते हैं, ये इसका मैकेनिज्म है, स्टेप बाय स्टेप जल्दी से देख लेते हैं इसको, ठीक है। दैट इज, अगर आपने डाइक्लोरोकार्बिन दिया तो वो क्या करता है, ये आपका सीधा सीधा यहाँ पे जाके अटैक करेगा इस पोजीशन पे। अब क्या होगा, आपने NaOH दिया तो NaOH क्या करेगा, OH माइनस जो है उन दोनों क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, तो OH बन जाएंगे यहाँ पे। यस, अगर OH बन जाएंगे तो अब की बारी ध्यान रखना है कि ये डिहाइड्रेट करेगा तो यहां से वाटर बन जाएगा, वाटर निकल जाएगा और एल्डिहाइड बन जाएगा। अब लास्ट में आपने क्या करना है, लास्ट में एसिडिफाई करा आपने, तो ये O माइनस का क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल फॉर्म दिस, इसको बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। ये आपको याद ही रखना है सीधा सीधा कि फिनॉल व्हेन ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH विल गिव सैलिसिल एल्डिहाइड। मतलब आपको ऑर्थो पोजीशन पे उस पे एल्डिहाइड लगा देना है। तो ये आपका प्रोडक्ट वहां भी दिया कि अगर फिनॉल है मेरे पास और मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर क्लोरोफॉर्म इन एल्कली डाल रहा हूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, सैलिसिल एल्डिहाइड मिलेगा। एक और चीज, अगर मैं क्लोरोफॉर्म की जगह पे CCl4 डाल देता तो एल्डिहाइड की जगह पे मुझे एसिड मिल जाता है, इसको बोलते हैं सैलिसिल एसिड, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा दिस इज सैलिसिल एल्डिहाइड एंड दिस इज सैलिसाइलिक एसिड, तो दिस इज सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। तो ये एसिड है, वो एल्डिहाइड है। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो एल्डिहाइड आपके हैं, दोनों ही राइमर-टाइमर रिएक्शन, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बोथ आर राइमर-टाइमर रिएक्शंस। राइमर-टाइमर रिएक्शन में एक इसी का ये रिएक्शन हो चुका है, सैलिसाइलिक एसिड आपको मिल गया। सैलिसाइलिक एसिड में अगर आप एसिटाइलेशन कर दो, ये क्या है, दिस इज एसिटाइलेशन, ठीक है, एसिटाइलेशन प्रोसेस। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एसिटाइलेशन याद है इस तरह से, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड CH3। तो ये क्या करता है, यहां पे अल्कोहल जो होते हैं ये एसिटाइलेशन कर सकते हैं। तो अल्कोहल एसिटाइलेशन करता है, तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये चचा इस पे अटैक करेगा, ये ग्रुप बाहर चला जाएगा, तो OCOCH3 मिलता है। इसको बोलेंगे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इसको प्यार से एक मेडिसिन का नाम दिया गया है जिसका नाम है एस्पिरिन, आई थिंक GTA YCT वाले जानते होंगे। तो दिस इज कॉल्ड एस्पिरिन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक मेडिसिन मिल जाती है जिसका नाम आपका एस्पिरिन रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब एक रिएक्शन आता है कॉल्बे, ये भी एक नेम रिएक्शन है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, रिएजेंट यूज करते हैं NaOH और CO2। ऑलमोस्ट सिमिलर रिएक्शन, मैकेनिज्म भी सिमिलर है। पहले क्या होगा, आपके पास एल्डिहाइड है, आपके पास सॉरी
ये फिनॉल है, फिनॉल NaOH के साथ एसिड बेस रिएक्शन करेगा, तो एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो फिनॉक्साइड बनेगा। फिनॉक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके इस पोजीशन पे आ जाता है, दैट इज CO-H, और लास्ट में जब इसको एसिडिफाई कर देते हो तो आपको मिल जाएगा सैलिसाइलिक एसिड। तो यहाँ पे सीधा सीधा सैलिसाइलिक एसिड बनाने का तरीका है। वैसे तो हम लोग राइमर टाइमर रिएक्शन से भी बना सकते हैं, पर आप यहां से भी बना सकते हो। तो फिनॉक्साइड आयन इज जनरेटेड बाय ट्रीटिंग फिनॉल विद NaOH। यस, इट अंडरगोज रिएक्शन विद CO2 टू गिव ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जो मैंने आपका नाम दे दिया सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, आगे आते हैं रिएक्शन विद जिंक। दो रह गए। जिंक के साथ एक ये वो बहुत रेयर होता है आपका कभी कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक करे, पर यहां कर जाता है। ये क्या करता है, फिनॉल जो है, मतलब इसको ऐसे सोच लो कि जिंक ना इसके ऑक्सीजन को खा जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, यहां पे आपको फिनॉल मिल जाएगा प्लस जिंक ऑक्साइड आपका निकल जाता है। वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर कि फिनॉल का CO बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, बहुत रेयर होता है ऐसे, पर यहां पे वो दिखता है आपको। ठीक है, चलिए अब लास्ट रिएक्शन है, दैट इज बेसिकली योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यार देखो, अगर आप इसमें कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे, जैसे ये सोडियम डाइक्रोमेट डाला है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिनॉल को अगर आप कभी ऑक्सीडाइज करते हो तो ये ना बेंजोक्विनोन बनाता है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, दिस ऐसा बना देगा, इसको बोलते हैं बेंजोक्विनॉन। तो ये बेंजोक्विनॉन बनाएगा, बेसिकली आपके ऑक्सीडेशन कर देगा दोनों तरफ। तो अपने पास क्या वही चीज यहां लिखी है, फिनॉल ऑन ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड प्रोड्यूसेस बेंजोक्विनॉन व्हिच इज अ कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन। देख ही रहे हो आप लोग कि दोनों तरफ आपके पास, लिख देता हूं, बेंजोक्विनॉन, ऊपर भी कीटोन नीचे भी कीटोन, तो आपके पास कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन यहां पे बन रहा है। इसके साथ आपका फिनॉल भी कवर हो जाता है। अब हमारे पास लास्ट बचा है ईथर, एंड देन इट विल बी कॉल्ड कंप्लीटेड। ईथर आपके पास देखो सबसे छोटा पार्ट है पार्ट चैप्टर का। दो हमारे मेथड प्रिपरेशन देखने हैं, एक है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, एक आपका विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, यहां पे आता है अगर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, वैसे करा रखा सर आपने, याद है एक एल्कोहल को एसिड देते 180 पे, तो सर यहां पे तो हमको ये मिलता था, ऐसा कुछ कुछ याद आ रहा है मुझे, ये रिएक्शन कराया था। हाँ, एल्कोहल, ये एल्कोहल का रिएक्शन है, पर अल्कोहल के अंदर अगर आप H2SO4 दे रहे हो, ये टेम्परेचर चेंज हो गया। मैंने बताया था आपको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, तो हाई टेम्परेचर करोगे तो आपका वो लास्ट वाला स्टेप होता था, एल्कीन बन जाता था। पर अगर आपने लो टेम्परेचर करा तो यहां पे एल्कीन नहीं बनता, यहां पे एक्चुअली द प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू गेट इज ईथर। तो यहां पे आपको एक ईथर मिलने लग जाता है, मतलब आप टेम्परेचर से प्रोडक्ट बदल सकते हो। खतरनाक सी चीज होगी थोड़ी सी। इसका मैकेनिज्म दिखा दो सर, एक बार देख लेते हैं। भाई देखो, सबसे पहले क्या है, आपके पास ये अल्कोहल है, वही सेम रिएजेंट है, तो यहां आपको क्या मिल जाएगा, यहां पे आपको मिल जाएगा OHH+। अब आइडिया ये है कि इसी के ऊपर आप क्या कर सकते हो, दूसरा ईथर का अटैक हो सकता है दूसरे अल्कोहल का। अब क्या होता है, ये जो अल्कोहल है यही बंदा इसके ऊपर अटैक करता है, तो व्हाट विल हैपन, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, ये निकल जाएगा, तो यहां से प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहां से प्रोडक्ट आपको ऐसा मिलेगा CH3 CH2 OH CH2 CH3, और लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में ये डीप्रोटोनेट करेगा, तो H+ आपका निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा CH3 CH2O CH2 CH3। इस तरह से आपको एक ईथर यहां से बनता हुआ दिखेगा। तो ईथर तभी बनेगा जब आपके पास क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। तो ये आपका 140 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन आपको होता हुआ दिखता है। यस, आई होप दिस इज क्लियर। और अगर ये क्लियर है तो ये सब बातें यहां पे लिखी हुई हैं, दैट इज alcohols undergo dehydration presence of this at 120 to give ethers, formation is an, हाँ ये SN2 रिएक्शन होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो अटैक करवाया मैंने, दिस इज अ SN2 अटैक, तो आपको वो प्रोडक्ट आपके पास फाइनली आ जाता है। ठीक है, तो SN2 अटैक होता है, इसलिए प्राइमरी ईथर्स में हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। एक तो ये हो गया, एक आता है तुम्हारा चचा, दैट इज विलियमसन सिंथेसिस। इसमें क्या है, आपने कोई एल्कोक्साइड आयन लिया, दिस इज अ एल्कोक्साइड आयन, आप उसका रिएक्शन किसी एल्काइल हैलाइड के साथ करते हो, तो ये क्या करेगा, ये अटैक आपका इसके ऊपर करेगा, ये बाहर निकल जाएगा, ये अगेन एक SN2 अटैक होता है, तो प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा दिस इज ROR, आई थिंक ये हमने ऑलरेडी हेलोइल्किन्स हेलोरीज में किया हुआ है। ठीक है, ये मिल जाएगा, प्लस जो भी साइड में बचा है NH, उससे तो मेरे को कोई खास वास्ता नहीं है, तो दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ ईथर।
ये आपका अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने का बहुत अच्छा तरीका होता है, जिसमें आर प्राइम एंड आर ग्रुप क्या हो, सारे के सारे अलग हो। तो वहां पे बहुत तरीके से आप इसको बना सकते हो। जैसे अगर मैं यहां पे करूं तो ये आपके पास एल्कोक्साइड है, ये इसने अटैक करा इसके ऊपर, ये बाहर निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट आएगा यहां पे C2H5, यहां पे आ गया O, यहां पे आ गया CH3। बस ध्यान रखना है क्योंकि ये एक SN2 अटैक होता है, तो जिसके ऊपर हो रहा है इसकी डिग्री रिएक्शन क्या आएगा, सी मिथाइल, फिर 1 2 और 3 तो करते ही नहीं है भाई, 3 तो बिल्कुल ही नहीं करेगा, इनमें तो मानते ही नहीं हम लोग। जनरली हम लोग 1 मिथाइल और 1 डिग्री में करेंगे, मतलब जो हेलाइड होना चाहिए आपका, हेलाइड जो होना चाहिए उसकी डिग्री कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो इनफैक्ट उसके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। जैसे ये है, इसने अटैक करा, ये प्रोडक्ट मिला, तो प्रोडक्ट यहां से आ जाएगा आपके पास CH3, ये आ गया CH3, यहां से आ गया O, यहां पे आ गया CH3, नॉर्मल विलियमसन रिएक्शन है। लेकिन अगर मैं हेलाइड देखूं, अब यहां पे मैंने ये था 1 डिग्री, ये मिथाइल हेलाइड था, तो दिस इज मिथाइल हेलाइड, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन जैसे मैंने यहां पे 3 डिग्री हेलाइड ले लिया, रोने निकल जाएंगे, यहां पे एक्चुअली आपका रिएक्शन होता ही नहीं विलियमसन सिंथेसिस वाला, क्योंकि हम लोग SN2 रिएक्शन करवा रहे हैं, तो SN2 करेगा ही नहीं। ये एक्चुअली आपकी बारी E2 की तरफ भागने लग जाता है। होगा क्या, ये CH2H, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बाहर निकल जाएगा। अब की बारी जो प्रोडक्ट मिलेगा, E2 रिएक्शन आप ऑलरेडी जानते हैं, इट विल फॉर्म अ प्रोडक्ट लाइक दिस। तो आपको अब की बारी एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलने लग जाएगा, एंड साइड में ऑब्वियसली CH3, यहां पे अल्कोहल आपको साइड में जो भी प्रोडक्ट जनरेट कर रहा है, CH3 यहां पे आ गया OH, ये प्रोडक्ट आपका जनरेट हो जाएगा। उससे मतलब नहीं है, पॉइंट ये कि मैकेनिज्म बदल गया, ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें थी पर मैकेनिज्म बदल गया। जैसे मैंने क्या चेंज किया, डिग्री ऑफ हेलाइड चेंज किया। तो यही चीज एनसीईआरटी में एज इट इज एग्जांपल ले रखा है, ये पूरी चीज यहां पे लिखी हुई है। दैट इज, अगर आप नॉर्मल SN2 से करते हो तो आप डिग्री कम है तो SN2 होगा, लेकिन अगर उसकी डिग्री बढ़ गई, ठीक है, तो आपका क्या होने लग जाएगा, एल्कीन्स आर फॉर्म्ड वाया एलिमिनेशन। तो ये चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आगे आते हैं केमिकल रिएक्शंस की तरफ। दो तरह के रिएक्शंस ये दिखाता है, एक रेडिकल, एक आपके आयनिक। पहले रेडिकल के देख लेते हैं। अगर आपने हेलोजन ऐड किया इन डार्क, तो इसके जो अल्फा वाले हाइड्रोजन होंगे ना, सिर्फ और सिर्फ इनको रिप्लेस करना है आपको, तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा यहां पे, दैट इज दिस। तो ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। लेकिन अगर आपने लाइट की प्रेजेंस में करे, तो जितने भी दिख रहे हैं सब रिप्लेस कर दो, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा आपकी बारी, दैट विल लुक लाइक दिस, क्लोरीन 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 क्लोरीन, यहां पे भी क्लोरीन क्लोरीन थे क्लोरीन, सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। तो इनका हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो डाई इथाइल ये लिखा भी है, क्यों होता है, विल फॉर्म हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड ईथर्स, हेलोजन एट अल्फा पोजीशंस आर इजीली सब्स्टिट्यूटेड, तो डार्कनेस में भी रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज आयनिक रिएक्शंस। दो तरह के आयनिक रिएक्शंस ये दिखाता है, एक दिखाता है एसिड कैटालाइज्ड, एक दिखाता है रिएक्शन विद HX। पहले एसिड कैटालाइज्ड देख लेते हैं। एसिड कैटालाइज्ड बहुत आसान है, पानी बेसिकली आपको लेना, पानी देखो ऐसा करो, ये पानी है, ये पानी है, प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, यहां पे मिल जाएगा ROH, यहां पे मिल जाएगा R प्राइम OH। तो बेसिकली क्या मिल जाएगा आपको, अल्कोहल्स मिल जाएगा। तो ईथर को पानी में नहलाओगे तो अल्कोहल्स बन के बाहर आता है, ठीक है। तो दोनों तरह से आपको अल्कोहल्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ये होगा फर्स्ट एक्सचेंज, इसमें कुछ और नहीं है, कुछ भी होगा तुम्हें अल्कोहल्स बनाने हैं। बात करते हैं रिएक्शन विद HX। अब इसमें थोड़ा सा गेम टेढ़ा होता है। अगर आपने 1 इक्विवेलेंट लिया, ठीक है, 1 इक्विवेलेंट लिया, तो एक काम करता है, अभी सिंपल रखता हूं मैं, ठीक है, अभी सिंपल रखते हैं इसको, इसको हटाओ। तो 1 इक्विवेलेंट में क्या करना है आपको, कहीं से भी उठाओ, 1 इक्विवेलेंट है, तो आपने यहां पे जोड़ दिया H, यहां पे जोड़ दिया I, तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, यहां पे आ गया ROH प्लस यहां पे आ गया RI, ठीक है। और अगर आप एक्सेस लेते हो तो फिर दोनों तरफ से वही होता, एक्सेस लेते तो यहां पे H, यहां पे I, तो सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहां पे I, यहां पे H, तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा अब की बारी, देखो जरा, RI प्लस वाटर प्लस RI, मतलब दोनों तरफ से RI जुड़ गए। तो मतलब एक्सेस में तो हेलाइड बना दो, और नॉर्मल में एक तरफ हेलाइड एक तरफ एल्कोहल, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशली जब तक सिमेट्रिकल ईथर है। अगर सिमेट्रिकल ईथर है तो हमको कोई ज्यादा इश्यू नहीं है, दोनों तरफ अगर R ग्रुप है, एक में एक तरफ हेलाइड बनाना है, दो में दोनों तरफ हेलाइड बना देने, ठीक है। तो यहां पे आते हैं, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपका ऑब्वियसली HIH होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, बॉन्ड ब्रेक करने हैं, ठीक है, ये ऑर्डर रहता है, इसलिए मैंने HI भी ज्यादातर लिया है। तो इसमें आई थिंक क्वेश्चन आप सारे कर ही लोगे वाला क्वेश्चन, इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए है। जैसे यहां पे हमारे पास है, तो यहां पे क्या करेंगे, HI लगाएंगे, तो प्रोडक्ट आ जाएगा यहां पे CH3OH
और प्लस आ जाएगा CH3I। अगर मैं एक्सेस लेता हूं तो दोनों तरफ से क्या करना है, दोनों तरफ से आपको हैलाइड जोड़ना है। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा CH3I प्लस वाटर प्लस CH3I। इसमें तो आई थिंक कोई इशू होना नहीं चाहिए। सिमेट्रिकल ईथर्स आर वेरी वेरी इजी। द टेढ़ा पार्ट कम्स अगर मान लो ये अनसिमेट्रिकल हो जाए। अब इसमें दिक्कत है, उसमें भी अनसिमेट्रिकल में भी वन इक्विवेलेंट आ जाए। नो दिस इज टफ, क्योंकि अब क्या है, अब दो ऑप्शन है। या तो आप, एक ऑप्शन ये था कि आप ऐसे ब्रेक करो इसको, देखो जरा, आप ऐसे ब्रेक करते, अगर आप ऐसे ब्रेक करते तो आंसर मिलता आपको RI प्लस ROH। या फिर आपके पास एक ऑप्शन ये था, आप ऐसे ब्रेक करते, ये देखो जरा, ऐसे ब्रेक करते, उल्टा करते हैं, दैट इज H और I। आपके पास अब प्रोडक्ट मिलता RI प्लस R प्राइम OH। तो कहने का मतलब ये है कि अब की बारी अगर मेरे पास अनसिमेट्रिकल ईथर हो, दिस इज अनसिमेट्रिकल ईथर, तो अनसिमेट्रिकल ईथर के अंदर अगर आप देखोगे और वन इक्विवेलेंट लूं तो मेरे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं। अब कौन से वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, दिस इज द सबसे टेढ़ा पार्ट। और ईथर से हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन अगर आना होगा तो वो इसी पार्ट से आएगा कि अनसिमेट्रिकल ईथर तुमको दे देगा और बोलेगा HI डालो या HX डालो वन इक्विवेलेंट। इस केस के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक टेबल याद करते हैं और उससे आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर आपका दोनों ही मान लो 1 डिग्री के हैं तो 1 डिग्री पे SN2 रिएक्शन होना है, तो जिसमें कम हिंड्रेंस होगी आप उसको प्रेफर करोगे। अगर एक 1 है एक 2 है तो 1 डिग्री को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि वो SN2 से जाएगा। अगर एक 2 है, दोनों 2 हैं, तो फिर SN1 की तरफ जाते हैं, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर एक 2 है एक 3 है, ऑब्वियसली 3 डिग्री SN1 प्रेफर्ड, यस। पंगा है अगर दोनों, अगर 1 और 3 हो जाए, उस केस में सॉल्वेंट देखना पड़ता है। तो अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है तो पोलर प्रोटिक SN1 प्रेफर करता है, बताया था उस लेक्चर में, तो आप 3 डिग्री को प्रेफर करेंगे। अगर आपका सॉल्वेंट नॉन पोलर है, तो ये प्रोटिक आ गया, तो SN2 रिएक्शन प्रेफर करेंगे, तो 1 डिग्री को सिलेक्ट करेंगे। ये टेबल अगर एक बार देख लिया आपने तो कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे ये मेरे पास यहां पे दोनों तरफ 1 आ रहे हैं, यस। तो इधर क्या करेंगे, इधर मुझे लगता है इसकी हिंड्रेंस कम है, इसकी हिंड्रेंस ज्यादा, तो मैकेनिज्म तो SN2 होगा और हम लोग किसको सिलेक्ट करेंगे, कम वाले को। तो यहां पे आप आयोडीन लगा देंगे और यहां पे आप H लगा देंगे। प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट इज CH3I प्लस CH3 CH2 OH। ये आपका प्रोडक्ट इस केस में बन जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यस। अगला करते हैं, नेक्स्ट इज दिस HI इन ड्राई ईथर। अब ये कैसा है, एक तरफ आपके पास 3 डिग्री है, एक तरफ आपके पास 1 डिग्री आ रहा है, एक तरफ से, यस, मिथाइल वेसिकल। तो किसको प्रेफर करेंगे, यहां पे अपने पास ड्राई ईथर है, तो दिस इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसके अंदर हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, यहां पे प्रेफर होता है SN2 रिएक्शन, तो रिएक्शन इस तरफ से होगा, तो इधर I लगा दोगे, इधर आप H लगा दोगे, प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास, दिस इज द एल्कोहल एंड दिस इज CH3I। ये आपका प्रोडक्ट हो गया। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी फिनॉल वगैरह बेंजीन रिंग आने लग जाए तो उस केस में यहां कभी भी आपका ब्रेक, ये पॉइंट कभी ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, तो ब्रेक दूसरी तरफ से होगा। तो इसमें बिंदास आप क्या किया करो, आयोडीन और H इस तरह से लगा दिया करो, तो प्रोडक्ट आपको यहां पे मिल जाएगा। एक तरफ से आपको फिनॉल मिल जाएगा प्लस दूसरी तरफ आपके पास इस तरह से प्रोडक्ट आपको आयोडीन मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके पास था, दैट इज अबाउट इट। अब आते हैं लास्ट, दैट इज एनिसोल पे। एनिसोल आई थिंक तुम्हें समझ आ गया, ईथर है एक तरह का। क्या करेगा भाई, ये सीधी सीधी बात, अब तो फिनॉल में कर ही लिया। दिस इज अ प्लस एम ग्रुप, प्लस एम है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो आई थिंक वो सारे रिएक्शंस पहले वाले हो जाएंगे, मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। ब्रोमिनेशन ऐसी होगी, एल्काइलेशन ऐसी होगी, साइलेशन ऐसी होगी, यस, नाइट्रेशन, ये नाइट्रेशन इस तरह से हो जाएगी, एंड इसी तरह से आपका टॉपिक होता है खत्म। दैट इज ऑल फ्रॉम दिस माइंड मैप। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। हाँ, थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है, बट यस, अब मोटे मोटे इसके बाद आपकी ज्यादा दिक्कत होने नहीं वाली। एल्डिहाइड कीटोन्स बचा है और फिर आपके छोटे छोटे बिल्कुल आपके चैप्टर्स हैं। ठीक है, प्लीज इनको रिवाइज करिए। मैं फिर से हर माइंड मैप में एक चीज बोलता हूं कि माइंड मैप इज नॉट अ डिटेल्ड चैप्टर, माइंड मैप इज जस्ट अ क्रिस्प समरी, एक छोटा सा पार्ट है, चैप्टर पूरे को शॉर्ट में आपको कराया जा रहा है। तो इसमें आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये तभी बेनिफिट है इनको करने का जब पूरा कुछ आपने पढ़ा हुआ है, सब कुछ आपने किया हुआ है और आपने शॉर्ट में इसको बस रिवाइज करना है। ठीक है,
पहली बार पढ़ोगे कुछ समझ नहीं आएगा, पर अगर पढ़ रखा है और रिवाइज करना जल्दी से पेपर से पहले तो भाई मजा आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक करेंगे, बस छोटे छोटे से बचा है। एल्डिहाइड कीटोन्स थोड़ा सा बड़ा रहेगा, बट हाँ जो आपका ये उसके बाद के चैप्टर्स रहेंगे दोज आर वेरी वेरी स्मॉल, तो उसमें हमको ज्यादा इशू नहीं होगा। आई होप दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। यस, तो दिस इज योर निखिल सर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।